अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। मैं हूं आपके साथ शुमाइला अरशद। नाज़रीन, इंतज़ार की और सब्र की एक हद होती है और इस बात का अंदाज़ा किया जा रहा है वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की जानिब से अब जो बयानात IMF के मुआहदे के हवाले से सामने आ रहे हैं। तमाम तर हुकूमती दावों और यकीन दहानियों के बावजूद ताहाल IMF से मुआहदा अपने मंतकी अंजाम को नहीं पहुँच सका है। वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से खासे सख्त अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल भी किए गए हैं। उनकी जानिब से कहा गया है कि IMF हमारा वक्त ज़ाया कर रहा है और IMF चाहता है कि पाकिस्तान श्रीलंका बने और उसके बाद डील हो। तो एक तरह से पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया जा रहा है, ये वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से कहा गया है। इसके अलावा मूडीज़ की जानिब से जो एक रिपोर्ट पेश की गई है उसमें ये बताया गया है कि निजी और कमर्शियल जो बैरूनी कर्जे हैं वो वापस ना होने पर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट का खदशा भी है और 60% जो रकम हमें मिलेगी वो सूद की और कर्जों की अदायगी की नज़र हो जाएगी। तो इस हवाले से हुकूमत का प्लान बी क्या है और क्या अब भी कोई उम्मीद है, कोई गुंजाइश है कि IMF से हमारा मुआहदा हो जाएगा, या इसी तरह से जो है वो हमें जिस तरह से सिर्फ बातें करवाई जा रही हैं और उस पर अमल नहीं किया जा रहा, ऐसा ही सिलसिला चलता रहेगा। इस पर हम बात करेंगे। और पाकिस्तान के बाद मुतबादिल ऑप्शन क्या हैं अगर IMF से मुआहदा नहीं होता। इसके अलावा तवानाई का बहरान पाकिस्तान का एक संगीन तरीन मसला है, लेकिन हमने देखा कि वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की जानिब से आज एक बड़ा दावा किया गया और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि कराची के 70% जो सनती इलाके हैं, जो रिहायशी इलाके हैं, वहाँ पर बिजली फराहमी यकीनी बनाई गई है और तवानाई का बहरान नहीं है। ये उनकी जानिब से बड़ा दावा किया गया है जो कि हजम हो नहीं रहा है। हकाइक क्या है, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा जो सियासी जोड़ तोड़ है, जो सियासी मेल मुलाकातें हैं वो भी चल रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुलाकात हुई है। इस मुलाकात का एजेंडा क्या था, क्या क्या मामला तय पाए हैं, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा शेख रशीद की जानिब से जो आज एक बयान दिया गया है वो भी शायद सुर्खियों में है। उनका ये कहना था कि जो कराची के मेयर के इलेक्शन हुए हैं वो एक ट्रेलर है कौमी इलेक्शन का। तो इस पर भी हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। सीनियर तजियाकार कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इसके अलावा इस्लामाबाद स्टूडियो से काशिफ रफ़ीक हमारे साथ हैं। मुनव्वर भट्ट लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और इम्तियाज़ खान फ़ारान साहब कराची स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले कमर चीमा साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी, जिस तरह वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से अब बयानात दिए जा रहे हैं और ये खुले अल्फाज में कह दिया गया है कि ब्लैकमेल किया जा रहा है पाकिस्तान को, तो आपको लगता है कि अब कोई गुंजाइश बाकी है IMF से मुआहदा होने की, या तमाम तर रास्ते अब बंद हो गए हैं? देखिए, बात तो यही की जा रही है कि जून तक आपको खुशखबरी देंगे और लाइकली पॉसिबिलिटी है कि इस रिव्यू को कंप्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन साथ-साथ वज़ीर ख़ज़ाना ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को श्रीलंका वो कहते हैं पहले बने तो फिर बात करेंगे। सो मुझे ऐसे लगता है कि जो पाकिस्तान ने मुसलसल रिफ़ॉर्म्स की बातें कर रही थी, पाकिस्तान भी शॉर्ट टर्म मेजर्स लेना चाह रहा है, लॉन्ग टर्म मेजर्स हम नहीं ले पा रहे। क्योंकि हमें इस चीज़ का पता है कि सियासतदानों को इलेक्शंस में भी जाना तो नॉर्मली अवाम पे नहीं डाल सकते, उनकी जो पॉलिटिकल कॉस्ट है वो उनको बेयर करनी पड़ेगी। या तो फिर ये है ना कि मुल्क के अंदर एक लार्जर एक इकोनॉमिक कंसेंसस हो, जिसे कहते हैं ना एक मुआशी मिसाक हो मुल्क के अंदर, तो तब जाके कोई भी पावर में आए तो वो कह सकता है कि आप जो चीज़ों को खुला छोड़ दें। और दूसरा ये है कि ऐसा है कि हम क्योंकि एक छोटी मईशत है और बिल्कुल हम मार्केट के हिसाब से चीज़ें नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ती हैं। सो लगता तो ये है कि IMF शायद कोई जो है वो कोई अच्छी खबर आ रही है इस हवाले से। लेकिन फिर भी अगर आप बजट देखें तो बजट बड़ा अजीब किस्म का है। बजट के ऊपर किसी को कोई खुश भी नहीं है और कई लोग कह रहे हैं कि ये बजट दोबारा आएगा, 1, 2, 3 मिनी बजट दोबारा आ सकते हैं जैसे ही नई हुकूमत बनेगी, या अगर नई हुकूमत नहीं भी आती और केयर टेकर गवर्नमेंट भी IMF के पास जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सो इतनी ज़्यादा थोड़े कम वक़्त में इतनी ज़्यादा तब्दीलियाँ आने वाली हैं कि कोई बंदा प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि हुकूमत क्या करेगी, IMF इस हवाले से हमें क्या कहेगी। लेकिन ये चीज़ तो सामने आ रही है कि जियो स्ट्रेटेजिक जो ग्लोबल कॉम्पिटिशन है, उसमें कहीं न कहीं पाकिस्तान को दबाया जा रहा है। जी। ये हुकूमत बार-बार कह चुकी है, एक दफ़ा इसहाक डार ने नहीं कहा, 2 दफ़ा नहीं कहा, 3 दफ़ा कहा है, क्योंकि वेस्टर्न ममालिक ये कह चुके हैं कि हम पाकिस्तान नहीं देने देंगे
सो ये वो चीज़ें हैं जिसमें लोगों हुकूमत भी परेशान है जी। और वो इस हवाले से कोई लॉन्ग टर्म फैसला भी नहीं कर पा रहे। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स रोल इन द कमिंग डेज़ जी। अच्छा, ठीक है। अच्छा मुनव्वर, आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है? क्या बजट के बाद हुकूमत के मुआशी चैलेंजेस बढ़ गए हैं और आईएमएफ ने बजट को तो मुस्तरद कर दिया है, क्या मुआहिदा होने की कोई कोई गुंजाइश बाकी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये अगर आपने इसहाक डार साहब की कल की स्टेटमेंट देखी और आज भी उनका एक बयान छोटा सा आया है कि आईएमएफ के साथ उनके मामलात अभी ख़त्म नहीं हुए, मुज़ाकरात जो है वो अभी भी चल रहे हैं। वो उन्होंने आईएमएफ की तमाम शराइत पूरी कर दी थी और अब बाल आईएमएफ के कोर्ट में कि वो कब अपनी 9th रिव्यू की जो ट्रांच की है $1.1 बिलियन वो कब रिलीज करता है। ये इस हवाले से उन्होंने जो कहा था ना कि 30 जून को मैं खुशखबरी दूंगा कौम को, तो डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने इस हवाले से कमेंट किया है कि वो 30 जून तक आईएमएफ जो लास्ट ट्रांच की $1.1 बिलियन की वो जारी कर देगा। तो ये तो सूरत हाल इस हवाले से ये है। दूसरी बात कि क्या पाकिस्तान जो इस मुआशी बहरान से निकल आएगा, तो जो मौजूदा बजट बनाया ही इस तरीके से गया है कि वो जो डेफिसिट उन्होंने रखा हुआ है वो उसको आईएमएफ की सपोर्ट के साथ जो है उसको कवर करना है, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट की सूरत में आ जाए या फॉरेन रेमिटेंस की सूरत में कि वो बढ़ जाती है। तो $25 बिलियन की रेमिटेंस थी हमारी, तो इस साल उन्होंने ये टारगेट जो है $30 बिलियन से ऊपर का रखा हुआ है। तो ये गवर्नमेंट की होप है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो कि ओवरसीज में काम कर रही है तो वो रेमिटेंस के जरिए पाकिस्तान को बेल आउट कर सकती है। और दूसरी आईएमएफ के साथ डील के हवाले से बिल्कुल भी वो अभी ना उम्मीद नहीं हुए, तो ये सिलसिला लेकिन चल रहा मुनव्वर, है। जो और वजीर खजाना की जानिब से जो कहा गया है कि आईएमएफ तो चाहता है कि पाकिस्तान श्रीलंका बने, उसके बाद मुज़ाकरात होंगे, ब्लैकमेल कर रहा है और इस तरह के बयानात, इस पर क्या? ये बयान भी आईएमएफ को के ऊपर प्रेशर बढ़ाने के लिए है ना। ऐसा तो नहीं है कि अभी जो आज उन्होंने वजारत खजाना ने और वजीर खजाना दोनों ने जो ट्वीट किए हैं उस हवाले से, तो उसमें उन्होंने जो 19th रिव्यू के पूरे डॉक्यूमेंट देखे और जिस पे आईएमएफ का इतराज था उसके ऊपर उन्होंने पूरे पैरे दिए हुए, जिसमें जी। वो क्लियर किया कि अभी कौन सी रकम किस फंड में दी जा रही है और कितनी, और वो उसका अरेंजमेंट किस तरह हुआ, और जो आईएमएफ के इतराजात थे उसके ऊपर भी उन्होंने क्लैरिफाई किया। जी। अगर पाकिस्तान को आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट की उम्मीद ना होती तो इस तरह की क्लैरिफिकेशन देने की कोई तवक्को ही नहीं थी। तो ये मुझे तो यही लग रहा है कि अभी जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने जो पेशगोई की है कि अभी लास्ट ट्रांच जो है वो मिल जाएगी जी। इस महीने के एंड पे, तो मैं तो समझता हूँ यानी मिल उम्मीद की सकती किरण है। अब भी बाकी है कि आईएमएफ से मुज़ाकरात हो जाएंगे और जो डील है वो कामयाब हो जाएगी। काशिफ, आपको क्या लगता है कि उम्मीद तो है कि आईएमएफ से जो डील है वो कामयाब हो जाएगी, नवा जायज़ा मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन अगर ये नहीं होता है तो हुकूमत के पास प्लान बी क्या है? वज़ीर ख़जाना ने यह भी कहा है कि यूएई और सऊदी अरब ने रकम देने की यकीन दहानी करवा दी है, क्या वो काफ़ी होगी कुछ मईशत की बेहतरी के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो तवातुर से एक ही बात कह रहा हूँ कि वज़ीर ख़जाना साहब इतने मंजे हुए थे कि जिनके आने से पहले इतनी बुलंद-बाग दावे किए गए थे। उसके बाद मौसूफ ने खुद आके कहा कि मुफ्ता इस्माइल क्या बेचते हैं जो मैं आईएमएफ को 18-20 साल से जो हैंडल कर रहा हूँ। अब मसला ये है कि हम ग्रास रूट लेवल पे प्रॉब्लम को समझने को तैयार नहीं है। देखिए, मसला है कि इस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से प्राइवेट बिजनेस जो मैन जो है वो अपना बिजनेस श्रिंक कर रहे हैं और जिनके बस में है वो अपना बिजनेस यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। ये तो फैक्चुअल बात है। अब इसी तनाजुर में अगर आप देखें कि जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उनके किए हुए वादे आईएमएफ से वफा नहीं हुए, मुफ्ता इस्माइल साहब आए, उनके वादों को फिर आगे इसहाक डार साहब ने तब्दील कर दिया। अब आप मुझे बताएं कि जहाँ पे सियासी अदम इस्तेहकाम है, 2 महीने के बाद असम्बली घर जा रही हैं, आपने अगला बजट दे दिया, उस
बजट में आपने सब्सिडीज मेंशन कर दी, आपने लेवी टैक्स जो है वो कम कर दिया, आपने और जो इकदाम किए, टैक्स कलेक्शन जो है उसके ऊपर IMF को एतराज है। तो आप मुझे बताएं कि किस तरीके से वो इनकी बात पे एतबार करेंगे, नंबर एक। नंबर दो, अगर आप समझते हैं कि आपका इतना तजर्बा है और आप IMF से डील कर सकते हैं, तो फिर आपको सुल्तान रही की तरह बढ़ के मारने की क्या जरूरत है? आप ये क्यों कह रहे हैं कि वो हमें श्रीलंका बनाना चाहते हैं? आप क्यों बयान दे रहे हैं कि वो चाहते हैं कि पहले हम जो है बिल्कुल ही लेट जाए, तो फिर उसके बाद वो हमारे से IMF की बात करेंगे? सो ये कॉल ऑफ फेल में तजाद है। ये तजाद जो है, ये तजाद इनके अमल की वजह से जो सामने आया है। क्यों आपको डॉक्यूमेंट्स पेश करने पड़े? जैसे अभी भट्ट साहब ने कहा कि हमने जो नॉर्वे जैसे के तमाम जो शरायतें पूरी कर दी हैं। मुल्क का वजीर आजम IMF के हाई ऑफिशियल से गुफ्तगू करता है टेलीफोनिक, और आप अमेरिकी सफीर से मुलाकातें करते हैं और कहते हैं कि IMF से कर्जा का जो है मामले को हल करवाने में मदद की जाए। अब इस तमाम एफर्ट के बावजूद अगर IMF आपको पैसे देने को तैयार नहीं, और आप फिर कहते हैं कि एक तरफ आप भड़के मारते हैं और आप 2 घंटे बाद या अगले दिन कहते हैं कि हमारे अभी मुज़ाकरात खत्म नहीं हुए हैं, तो आप कौम को हकाइक बताइए कि क्या वजूहात हैं कि अगर IMF से की बातें हम माने तो महंगाई बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ेगी तो आपका इलेक्शन जो है वो खराब होगा। अब ये जो मामला है ये फंस गया है। इस मामले को आप इस तराजुर में देखिए कि बजट जो है वो इंतखाबात के मामले को लेके फंस गया है। अब अगर आप IMF की मानते हैं तो इंतखाबात में नहीं जा सकते और उस तरीके से आप कंपेन नहीं कर सकते, और अगर आपने इंतखाबात में जाना है तो फिर आप अवाम को रिलीफ नहीं दे सकते। सो IMF के साथ आपकी बातें सीधी नहीं हो सकती। सो मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि ये बजट जो है ये इंतखाबी बजट है, ये अमली बजट नहीं है, और IMF को पता है कि इसके बाद फिर चीजें चेंज होनी है, क्योंकि अभी तक तो ये तय ही नहीं है कि आने वाली हुकूमत कौन बनाएगी और आने वाला वजीर खजाना कौन होगा। सो इन तमाम सूरत हाल को अगर देखा जाए बारीक बीनी से, तो मैं ये समझता हूँ कि IMF जो है वो अपनी शराइत पूरे कराए बगैर किसी सूरत आपको ग्रांट नहीं देगा। आपको मुतबादल रास्ते अपनाने पड़ेंगे, मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने पड़ेंगे। अच्छा, दुबई हो, बिल्कुल ठीक है। अच्छा इम्तियाज साहब, आपको क्या लगता है कि आखिर IMF चाहता क्या है? और वजीर खजाना के कॉल ऑफ फेल के तजाद का जो जिक्र किया है अभी काशिफ ने, आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे? देखें, ये तो बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान की सियासत में भी और वैसे भी जो बड़े बोल बोलता है उसको मुंह की खानी पड़ती है। इसहाक डार साहब के हवाले से बिल्कुल जो उन्होंने दावे किए थे, उससे पहले हुकूमतों में भी इसी तरह से हुआ। जो बड़े दावे करता है तो फिर अल्लाह ताला उसको बताता है कि वो इस तरह के दावे नहीं करने चाहिए। दूसरी बात जो है, देखिए, हम इन्हीं प्रोग्रामों में कई मरतबा ये बात हुई है, सना ने भी 1-2 दफ़ा बात की थी और मैंने भी ये बात की है कि बिल्कुल ये IMF ब्लैकमेल कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ख़ास तौर पर गुज़िश्ता 1 साल से। और जो माजी में इमरान खान साहब के या PTI के दौर में जो एग्रीमेंट्स हुए IMF से, वो भी बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, वो पब्लिश करना चाहिए, हमारी बार बार डिमांड रही है। वो भी प्रेशर से करके IMF ने उस गवर्नमेंट से भी करवाए थे, जो कि बाद में आपको याद होगा कि PTI के चेयरमैन ने, प्राइम मिनिस्टर ने एक दफ़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था कि कौम तैयार रहे, मैं हर महीने 5 रुपये लेवी पे बढ़ाऊंगा। और लेकिन बाद में ये हुआ था कि पेट्रोल की, ये फ्यूल की कीमतें कम कर दी गई थी। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि दो रोज़ पहले अमरीकी कांग्रेस से इत्तला आई कि वहाँ पर जो कमेटी है मुताल्लिका, उसको एक एप्लीकेशन दी गई है। आई थिंक कि पाकिस्तान में जो एम्बेसडर हैं वो, जो अमेरिका में उन्होंने कि कांग्रेस को कहा है कि IMF के ऊपर वो मामला दबाव डाले या ऐसे मामला फहमी करे कि वो पाकिस्तान को इमदाद जो बाकी रह गई है उसको रिलीज़ करे। और दूसरा शुमाइला, देखें, क्या IMF से जो मिलेगी इमदाद, क्या उसके बाद पाकिस्तान में महंगाई कम हो जाएगी? नहीं, मैं समझता हूँ नहीं होगी। 60% तो कर्जों में और सूद में ही। बिल्कुल, इकोनॉमिकल पोजीशन सही हो जाएगी? नहीं, कभी भी नहीं होगी। जब तक लोकल इन्वेस्टमेंट, जिसके लिए आपने देखा कि आसिफ जरदारी को जब हम बार बार कोट करेंगे तो लोग सोचेंगे शायद हम उन्हें सपोर्ट करना चाहते हैं। नहीं, एक अच्छे जुमला आया वहाँ से कि $5 लाख अगर कोई इन्वेस्ट करता है बाहर का बंदा, वो $10 लाख बाद में मुनाफे के साथ लेके पाकिस्तान से चला जाता है। जो बैरूनी इन्वेस्टमेंट जो बाहर के लोग करें, हाँ, हमारा जो ओवरसीज पाकिस्तानी करता है वो तो फिर भी पाकिस्तान में ले जाता है। मुतबादिल की जहाँ तक आपने बात की, तो आपको याद होगा कि चाइना, पाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान के दरमियान, और जो कल गुज़िश्ता रोज़ आज़रबाईजान के अंदर जो बातचीत हो रही है, तो ये जो पूरी एक बेल्ट है जिसको हम चाइना से मंसूब करते हैं, ये पूरी बेल्ट एक साथ जो होने जा रही है, लगता ये है कि जो इसहाक डार साहब जो बार बार बात कर रहे हैं वो कैमोफ्लाज है कि मामला जो तय हो रहे हैं दूसरी साइड पर, उसको IMF से इख्तलाफ के अंदर दबाया जा रहा है
और अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर भी जाता है तो ये बात है, और मैं भी इस बात के भी इम्कानात है कि पाकिस्तान खुद उस तरफ चला जाए, क्योंकि जो इकोनॉमिकल एक्सपर्ट्स हैं, जो इंटरनेशनल और एक्सपर्ट्स मूडीज हैं, की रिपोर्ट भी आ गई है, उन्होंने भी मूडीज कहा देखिए- है कि निजी कमर्शियल कर्जे अगर वापस नहीं हुए तो फिर डिफॉल्ट का खदशा भी है। देखिए मोडीज वगैरह जो इंटरनेशनल है, हम उसके ऊपर अगर किसी बात पे जाएंगे लोग कहेंगे हम, देखिए जिस तरह से मैं किसी मीडिया हाउस में काम करता हूं, मैं भी कोई रिपोर्ट ऐसी दे सकता हूं जो मुझे बाहर से डिक्टेट कराई जाए। तो मोडीज वगैरह या ये जो फला जो बहुत सारे हैं ना, उनको ऐसा नहीं होता कि 1000% हम जाए, लेकिन श्रीलंका वाली जो सूरत हाल थी, लोग जब वहां पे हंगामे हो रहे थे उस वक्त को भी विजिट कर लें, अब भी विजिट कर लें, कोई ज्यादा कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर डिफॉल्ट करेगा और पाकिस्तान ने खुद अगर अनाउंस किया तो फिर IMF को हमारी शराइत के ऊपर बातें करना पड़ेंगी, नहीं तो जाहिर है कि इंटरनेशनल मामले में जाएगा, और उसमें बहुत सारे हमारे सपोर्टर्स भी बैठे हुए। ठीक है, और वजीर खजाना ने यह भी कह दिया है कि चीन से $1 अरब 1-2 दिन में दोबारा वापस मिल जाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बड़े अहम मसले पे हम बात करेंगे। मुल्क भर में सनतों का बहरान क्या है, आवाम को किस तरह से तवानाई के बहरान का सामना करना पड़ रहा है, और वजीर तवानाई की जानिब से जो बड़ा दावा किया गया है उसमें कितनी हकीकत है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मौजूदा हालात में तवानाई का बहरान एक बड़ा अहम तरीन मसला है और इसको हल करने के दावे हुकूमत की जानिब से किए तो जा रहे हैं। जैसे कि आज वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की जानिब से कहा गया है, उन्होंने के इलेक्ट्रिक के मरकज़ी दफ्तर में वफाकी वज़ीर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें उनकी जानिब से दावा किया गया है कि कराची के जो 70% सनती इलाके हैं और जो रिहायशी इलाके हैं वो लोड शेडिंग से मुस्तस्ना हैं। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है, हक़ाइक़ क्या हैं, इस पर हम बात कर लेते हैं। इम्तियाज़ साहब बताइएगा, आपको लगता है कि ये हकीकत है? देखिए जहाँ बैठकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कही है तो वहाँ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके अलावा वो कुछ नहीं कह सकते। वो बाहर निकलें, बाहर जाएं, बिजनेस कम्युनिटी से बात करें, जिनको वो एग्जाम कर रहे हैं कि वो 70% मुस्तस्ना है, वहाँ जाकर बात करें और टैरिफ देखें। देखिए पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि तमाम जो लोग हैं बिला तशखीस उनके हकूक़ बराबर के होंगे, तमाम चीज़ें इक्वली ट्रीट होंगी। तो पहले तो खुर्रम दस्तगीर साहब को ये चाहिए कि कराची पाकिस्तान का हिस्सा है, पहला दारुल हुकूमत है पाकिस्तान का और सिंध का मौजूदा दारुल हुकूमत है। उसका टैरिफ तमाम पाकिस्तान के बराबर है, कमर्शियल टैरिफ हो या रेजिडेंशियल टैरिफ हो। और हाई पीक जो टाइम होता है, जो उन्होंने एक नए नए यूनिट नाम दिए हुए हैं, क्या पूरे पाकिस्तान में है वो, और दुनिया के किन किन ममालिक में उस पर अमल होता है, इस पर वो आगे चले तो फिर बहुत सारी बात होगी। जो मैं सुन रहा था, हो सकता है मैं भी, कि 312 अरब रुपए कराची में तवानाई की सब्सिडी में रखे हैं। अगर ये आप देखेंगे तो माहाना 30 तकरीबन अरब रुपए बनेंगे, 30 अरब रुपए या 28 अरब रुपए बनेंगे माहाना। तो मैं तो ये समझता हूँ कि कराची में जो गैस और बिजली ज़ाहिर है यही तवानाई में आती है। अगर जो बिल्कुल सी कैटेगरी में जो गरीब गुरबा आते हैं, अगर उनका पूरा का बिल माफ कर दिया जाए, वो भी शायद इससे आधे कीमत में, आधे के अंदर हो जाएगा, तो ये सब्सिडी किसको दी जाएगी, ये सब्सिडी किस तरह होगी। और इतना बताया जाता है कि कराची को हुकूमत की जानिब से 712 कोई किलोवाट या ऐसे कुछ है, उसके ऊपर इतना जो है सब्सिडी रेट में मिलता है। तो फिर मुझे जो कंज्यूमर है कराची का, उसको मुख्तलिफ रेट्स के अंदर बिजली क्यों सप्लाई की जाती है। और ये जो इन्होंने एग्जम्पशंस कही है, तो मैं तो मुराद अली शाह साहब से, जो सिंध गवर्नमेंट है, उनसे गुजारिश करूंगा कि जो सिंध गवर्नमेंट वफाक के सिस्टम के अंदर सिंध से पैदा करदा बिजली, चाहे वो यहाँ हमारे नूरियाबाद के करीब से जो ग्रिड है वहाँ से होती हो या थर या दूसरी जगह से जो हो रही है, अगर वो सिर्फ वो सिंध के सनती इदारों को और जो इदारे हैं उधर देना शुरू कर दे, तो मैं समझता हूँ 50 से 60% तो वैसे ही एग्जेम्प्ट रियली हो जाएगा। तो खुर्रम दस्तगीर खान ने जो साहब ने जो बयान दिया है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं समझता हूँ कि ये उन्हीं के ऊपर जाता है कि वो इसको साबित करें, और अल्लाह उनकी ज़बान मुबारक करे, अल्लाह उनकी ज़बान मुबारक करे कि 70% एग्जम्पशंस हो। और एक और शुमाला चलते चलते कि ये जो चोरी की बात की जाती है ना, कि ये बिजली चोरी होती है, वहां पर जो मुताल्लिका इदारे हैं उनकी कोऑर्डिनेशन से होती है, से होती है, और वो बिल, वो जो सारी चीजें हैं वो मुझ पर
और जो यानी कराची में मिली भगत से जो है वो बिजली चोरी की जाती है, बिल पे ठीक है। करते हैं उनके ऊपर डाला जाता है। अच्छा कमर साहब आप बताइएगा, मुल्क में जो मौजूदा तवाराई का बहरान है उसकी हकीकत क्या है, और जो मुआहदे हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं गैस के और तेल के, आप क्या कहेंगे वो कितने फ़ायदेमंद मुस्तकबिल में हमारे लिए हो सकते हैं? देखिए मैडम, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज समझने की है कि जब तक पाकिस्तान अपनी नियरेस्ट मार्केट से गैस और तेल नहीं लेगा तब तक पाकिस्तान के अंदर कभी भी एनर्जी बहरान खत्म नहीं हो सकता, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो कैपिटल, जो फ्लाइट ऑफ डॉलर है, ये तो हमारे लिए वैसे ही बड़ी खतरनाक है। सो हम कब तक देखें वो एनर्जी मिक्स जो है ना, आप देखें, आप बिजली से कितनी तेल से कितनी बिजली बना रहे हैं, पानी से कितनी बना रहे हैं, न्यूक्लियर से कितनी बना रहे हैं। हम जब तक तेल से बिजली बनाते रहे कि भाई हम कैसे दुनिया में कामयाब होंगे, और फिर इतना महंगा तेल ला के बाहर से, और हम लोग तो ये 25-26 करोड़ की आबादी है, कहां कहां बिजली पहुंचाएंगे। सो पाकिस्तान को अपनी नियरेस्ट मार्केट्स एशिया, रशिया के साथ चीजें ठीक करनी पड़ेंगी। दुनिया में जो 21वीं सदी है, दैट इज सेंचुरी ऑफ एनर्जी। सो हम इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर हमने अपनी इंडस्ट्री चलानी है, हमारा तो सी पैक कॉम्प्रोमाइज होकर रह गया। हमारी तो देखिए ग्वादर से बिजली हम ले रहे हैं, ईरान से। सो ये जो मौसूफ वजीर साहब बात कर रहे हैं, ये नहीं होता कि वज़रा कोशिशें करते हैं। कोई भी हुकूमत इतनी मुश्किल में नहीं पड़ना चाहती। पीपल्स पार्टी, नून लीग, अभी ये पीडीएम, ये सब चाहते हैं कि चीजें बेहतर हों। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि हम वायबल ऑप्शंस इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर वायबल, लॉन्ग टर्म वायबल और जो सस्टेन्ड ऑप्शंस को इस्तेमाल करेंगे तो तब जाके चीजें बेहतर होंगी। सो मुझे जी ये लगता है कि ये जो पाकिस्तान ने ईरान के साथ और रशिया के साथ बार्टर ट्रेड के हवाले से बात की है, कुछ इसमें अच्छी उम्मीद में मुझे नजर आ रही है। देखते हैं कि ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है कि नहीं। ठीक है। अच्छा मुनव्वर, आपका क्या मौकिफ है जो दावे हैं और जो हकाइक हैं तवानाई के बहरान को लेकर, आप इस पर क्या कहेंगे? ये सिर्फ दावे ही हैं। प्रैक्टिकली तो मैं ये बड़े वसूख से ये बात कर सकता हूँ कि लाहौर में इस वक्त 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। अभी ये बिजली की लोड शेडिंग ठीक है, वो इक्वली होनी चाहिए। दूसरा, ये इसका टैरिफ का रेट भी थोड़ा कम होना चाहिए। लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट बात की है, कभी मैं चोरी कोई बंदा कर रहा और उसका बिल जो है वो मेरे खाते में डाल दिया जाता है। ये जो प्रैक्टिस है ये लेस्को की या वापडा की, कभी जिस एरिया में बिजली चोरी हो रही है तो वो उसका जो लॉसेज गए हैं, वो जो टैक्स पेयर हैं जो बाकायदगी से बिल अदा कर रहे हैं, तो उसके ऊपर वो उनके ऊपर वो डिवाइड करके तो उनको उस कर दिया जाता है, उनसे वसूली कर ली जाती है। तो जो ऑलरेडी बंदा शराफत के साथ जो है बिल दे रहा तो उसके ऊपर चोरी का बिल भी डाल देना, तो ये वाली बड़ी ज्यादती है। अभी लाहौर के बहुत से एरियाज ऐसे हैं जो जिसमें इंडस्ट्रियल जोन भी है, वहां पे बिजली चोरी होती है। जब कभी भी कैंपेन शुरू करते हैं तो वहां से जनाब बिजली चोरी की जो है ना वो ट्रांसफार्मर भी निकल आते हैं, और जो लाइनें दिन रात फैक्ट्रियां चल रही हैं उनको भी पकड़ लेते हैं। लेकिन जब ये कैंपेन खत्म होती है तो उसके बाद फिर से पुरानी डगर चलना शुरू हो जाती। तो फिलहाल जो वजीरे तवानाई ने जो बात की है, मैं तो जाती तौर पे उससे इत्तेफाक नहीं करता। बिजली की लोड शेडिंग भी जारी है और बिजली चोरी भी हो रही है, और उसकी कीमत आम आदमी पे कर रहा है। और मुनव्वर, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, तो आप तो फिर खुश नसीब हैं, पंजाब वाले के 5-6 घंटे बिजली जाती है और हम कराची वालों के पास तो सिर्फ 5-6 घंटे बिजली आती है, बाकी टाइम तो हम बिजली के बगैर गुजारते हैं। अच्छा काशिफ, आपको क्या लगता है हुकूमत की जानिब से बिजली बचाने के लिए जो इकदाम, मार्केटें और बाजार जो हैं वो रात 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे, कितना उनसे इस्तेफादा किया जाता है? क्योंकि पहले भी इस तरह के फैसले किए गए हैं, और अभी जो तवानाई का बहरान है वो कितना संगीन है, ख़ास तौर पर सनतों के लिए? देखिए, वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर साहब के अपने ही पिछले 6 माह के बयानात उठा के अगर उनका एनालिसिस किया जाए तो एक बयान दूसरे बयान से तसादुम रखता है। वो कहते हैं कि मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल का कोई इशू नहीं है, सिर्फ मसला ये है कि आईपीपी से अगर हम पूरी जो उनकी प्रोडक्शन है वो बाय करते हैं तो लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी, लेकिन बिजली इतनी महंगी है मिलेगी कि गरीब आदमी जो है वो पिस जाएगा। इसलिए आईपीपी से जो बिजली की ख़रीद है वो एक महदूद हो रही है, ताकि आईपीपीज़ की बिजली और दीगर जो जनरेशन हैं उनको मिला के इतनी कीमत दी जाए कि आम आदमी बर्दाश्त कर सके।
अब देखिए सनद का पहिया चलना उस वक्त है जिस वक्त उनकी प्रोडक्शन कास्ट कम होगी। यहाँ पे सनद को रगड़ा दिया हुआ है डॉलर ने, उसके बाद बिजली की कीमत ने, उसके बाद गैस की कीमत में, उसके बाद सेल टैक्स ने, उसके बाद इनकम टैक्स ने, और उसके बाद अनसीन टैक्सेस ने। जब वो सारों को इकट्ठा करते हैं तो सनद का तो वैसे ही बुरकस निकल जाता है, सनद ने क्या प्रोडक्शन करनी और क्या एक्सपोर्ट करनी। अब आ जाए आम आदमी की तरफ। आम आदमी का मसला ये है कि अगर एक पॉकेट में बिजली की चोरी का लैंड लॉसेस की रेशो 5% है तो उसके साथ भी वही जुल्म हो रहा है जहां पे 50% लैंड लॉसेस है। लैंड लॉसेस जो से एक होते हैं टेक्निकल और एक है जो डेलिबरेटली खुद वापडा के एम्प्लॉयज डेलिबरेटली करते हैं बिजली चोरी की सूरत में। सो मैं ये समझता हूं कि जब तक आप इस बात को इंश्योर नहीं करेंगे कि जिन इलाकों में बिजली की चोरी की शिकायत ज्यादा है और बिल बराबर पे नहीं किए जा रहे, ठीक है वहां पे आप लोड शेडिंग कीजिए, लेकिन जिन इलाकों में ऐसा मसला नहीं है तो उन इलाकों में लोड शेडिंग से तो कम से कम आप छुटकारा दें लोगों को। बिजली की कीमत तो जो भी आपने तय करनी है उस पर तो गरीब आदमी बोल नहीं सकता, मजबूरन वो बिजली का बिल पे करेगा, नहीं करेगा तो वापडा वाला आके महीने बाद उसका मीटर काट जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो की वजीर मौसूफ ने, उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे मुल्क में बिजली के जो टैरिफ है वो एक तरह के कर दिए जाए, यानी कि कराची का, इस्लामाबाद का, लाहौर का, पिशावर का, सबका एक जैसा टैरिफ कर दिया जाए, एक कीमत कर दी जाए। वो एक कीमत हो सकती नहीं है क्योंकि उसमें प्रॉब्लम जो है वो एरियाज का है, कंजम्पशन का है, जनरेशन का है, लेकिन वो किस फार्मूले के तहत करना चाहते हैं ये भी एक हैरानकुन अमर होगा कि शायद वो इस पे कामयाब हो सके। इसके अलावा देखिए, जब तक ये चीमा साहब की बात बिल्कुल ठीक है, जब तक आप जनरेशन के लो प्राइस मंसूबे नहीं लगाएंगे, जब तक बिजली की जो कीमत है बनाने की वो कम नहीं होगी, किसी सूरत बिजली की कीमत जो है वो कम नहीं आएगी और ना ही लोड शेडिंग कम हो सकेगी। ठीक है, यानी वो हुकूमत को जो है वो इस जानिब भी तवज्जो देनी होगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे मुल्क की सियासत के हवाले से किससे मुलाकात हो रही है, मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। परवेज मुशर्रफ के दौर का था, इसलिए उसके बाद ये सिलसिला। अच्छा काशिफ आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा जल्दी से पूछें। मैं तो सिर्फ इम्तियाज वैसे ये पूछ रहा हूँ कि सादा अक्सरियत पूरे टोटल नंबर पे होगी, ऐवान के अंदर मौजूद जो नंबर है उसके ऊपर तो सिर्फ जो है लोकल बॉडीज एक्ट कैसे बन सकता है जी? मेरे लिए तो मुझे जरा समझाए तो सही जी। लोकल बॉडीज एक्ट यही कहता है, उसी बुनियाद पे हम भी इसी पे डिबेट कर रहे थे, इसी प्रोग्रामों में, इसी में तो फिर इन्होंने तहरीके इंसाफ वालों को क्यों रोका, क्यों फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश की, क्यों जो सा वो सारी अभी तक कोई एविडेंस नहीं आया, अभी तक कोई एविडेंस नहीं आया, आगे आ जाएगा। मंसूर शेख सदर टाउन का जो मंसूर शेख है पीटीआई के चेयरमैन, सदर टाउन के चेयरमैन बने, अनअपोज बने, उनके मुकाबले के अंदर पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट था गद्दी साहब, उसने यानी कि विड्रा कर लिया था। तो अब उसी एक बल्दियाती एक्ट के तहत ये हो रहा है। हाँ, उसमें तरमीम होनी चाहिए, इस पे काम होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है सीनियर तजियाकार कमर चीमा साहब, काशिफ रफ़ीक इस्लामाबाद स्टूडियो से, इसके अलावा मुनव्वर भट्ट लाहौर स्टूडियो से, इम्तियाज़ खान पारान साहब कराची के स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद थे। आप चारों का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, हाजिर होंगे, अल्लाह हाफ़िज़।